नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है जिसमें से हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा रहेगा दोस्तों? हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास क्या आता है यहाँ पर सबसे पहले कि जो उत्सर्जन होता है दोस्तों, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी है दोस्तों? ये जैविक प्रक्रिया, और इसको आप दूसरा और क्या बोल सकते हो? उपपचयन की प्रक्रिया। क्या बोलोगे दोस्तों आप इसको? जैविक प्रक्रिया या फिर उपपचयन की प्रक्रिया बोलोगे। ठीक है, अच्छा, उत्सर्जन तंत्र के अध्ययन को क्या बोलोगे आप? यूरेटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलोगे दोस्तों? यूरेटोलॉजी। किसका अध्ययन होता है, किसकी स्टडी होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी होती है दोस्तों, यूरेटोलॉजी। ठीक है जी। उसके बाद होता क्या है उत्सर्जन तंत्र में? हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? आपका उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं दोस्तों, हानिकारक पदार्थ जो होते हैं आपके, ठीक है, वो होते कौन कौन से, उनके प्रकार क्या क्या? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, इसकी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये दोस्तों श्वसन तंत्र के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वेट यानी कि पसीना। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? पसीना। जब हमारे शरीर में आयंस की मात्रा अधिक हो जाए, जब हमारे शरीर में आयंस की मात्रा अधिक हो जाए तो स्किन के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, स्किन यानी त्वचा के द्वारा दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है। और सबसे बाहरी जो सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? आपका स्किन यानी त्वचा होती है। ठीक है, अगर शरीर के अंदर की बात करें तो हमने क्या देखा था? लिवर को। ठीक है, और लिवर का वजन कितना दोस्तों? 1750 ग्राम एवरेज में। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास क्रेटेनिन। क्या होते हैं दोस्तों? क्रेटेनिन। तो जो हमारी मांसपेशियां होती है दोस्तों, जो मसल्स होते हैं और हड्डियां होती है, ठीक है, उनमें एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है क्रेटेनिन फॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों? क्रेटेनिन फॉस्फेट नाम का एक वर्णक होता है। जब ये वर्णक टूटता है तो इसमें से क्या निकलता है दोस्तों? क्रेटेनिन निकलता है। क्रेटेनिन वर्णक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये हानिकारक होते हैं इसलिए बाहर निकल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद नाइट्रोजन युक्त होते हैं कुछ, जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? एक तो यूरिया होता है, एक यूरिन। ठीक है, यूरिन का निर्माण होता है, और एक अमोनिया का होता है दोस्तों। कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन युक्त, जहां पर नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया, यूरिन और अमोनिया। ठीक है जी। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? NH3। ठीक है, और यूरिया के बारे में महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहला पदार्थ जो लैब में तैयार किया गया। ठीक है, सबसे पहला पदार्थ जो लैब में तैयार किया गया दोस्तों, वो कौन सा था? आपका यूरिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब उत्सर्जी अंग यानी किस किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों फेफड़े यानी कि लंग्स। ठीक है, तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। किसको दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं ये। ठीक है, उसके बाद आती है स्किन, त्वचा आती है हमारी। शरीर से पसीने को बाहर उत्सर्जित करती है। क्या करती है? शरीर से पसीने को बाहर उत्सर्जित करती है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे यकृत, लीवर। लीवर क्या करता है दोस्तों? ये यकृत यूरिया का निर्माण करता है। यानी कि कैसे करता है? अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है दोस्तों? यकृत बदलेगा। ठीक है, अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो यकृत होता है, लीवर होता है, इसकी कोशिका का नाम क्या है? यकृत के अंदर पाई जाने वाली कोशिका का क्या नाम है और इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या होता है। आगे आते हैं हमारे पास गुर्दा यानी कि किडनी, जिसको हम वृक्क भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? वृक्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। इसके द्वारा अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, ये सभी का उत्सर्जन होता है। इन सभी चीजों को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, उनको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, किस प्रकार से? देखिए ध्यान से कि सबसे पहले आते हैं जैसे अमोनोटेलिक। कौन से आएंगे दोस्तों? अमोनोटेलिक। अमोनो से क्या बनता है? अमोनिया। यानी कि जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या बोलेंगे दोस्तों? अमोनोटेलिक। ठीक है, और ये जो अमोनिया है ना दोस्तों, इसका निर्माण कहां से होता है? अमीनो अम्ल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है अमोनिया का निर्माण? अमीनो अम्ल के द्वारा। ठीक है, फिर अमोनिया से यूरिया यकृत बना देता है। ठीक है, अच्छा, इसके उदाहरण कौन से होते हैं? अमोनोटेलिक, जो भी जल में रहने वाले होते हैं दोस्तों,
जो भी जलीय जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। या फिर जैसे उभयचरी, उभयचरी कौन से होते हैं दोस्तों, एम्फिबियंस, यानी कि जो जल प्लस स्थल, जो जल और स्थल दोनों जगह पर रहते हो उनको क्या बोलेंगे, उभयचरी। ठीक है, उभयचरी पूछ सकता है कई बार, तो किसका नाम आएगा दोस्तों, मेंढक का। ठीक है, किसका नाम आता है दोस्तों, मेंढक का नाम आता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है सेकंड, पहला तो अमोनोटेलिक था जो अमोनिया का, फिर आता है यूरियोटेलिक, यानी कि जो यूरिया का उत्सर्जन करे, जो यूरिया का उत्सर्जन करे जैसे कि मनुष्य। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, स्तनधारी यानी कि मेमल्स। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं वो सभी क्या होंगे, यूरियोटेलिक, यानी कि वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूरिकोटेलिक, वो था यूरियोटेलिक, ये है दोस्तों यूरिकोटेलिक। क्या आएगा दोस्तों, यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड का जो उत्सर्जन करते हैं दोस्तों उसको क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक। अच्छा देखिए, जो ये यूरिक अम्ल होता है ये इन सब में सबसे कम जहरीला होता है। जो सबसे पहले आया था हमारे पास, ठीक है, अमोनोटेलिक, अमोनिया। अमोनिया सबसे अधिक जहरीला है, अमोनिया जो तो, ठीक है, ये क्या है, सबसे ज्यादा जहरीला है, और यूरिक एसिड सबसे कम जहरीला है। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक कौन से हैं, जितने भी पक्षी होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। सरीसृप जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, यूरिक एसिड को छोड़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है ग्वानोटेलिक, कौन सा आएगा, ग्वानोटेलिक। ग्वानोटेलिक में देखिए कौन सा होता है, ग्वानिन। ठीक है, और ग्वानिन क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है, एक ये बेस होता है नाइट्रोजन का। ठीक है। अच्छा देखिए, जो ग्वानिन आपने सुना होगा पहले, ये आपका डीएनए के अंदर पाया जाता है, डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं दोनों, जैसे डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, तो इनमें चार चार क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल वगैरह, तो ये सब होते हैं, उनमें से ये क्या है दोस्तों, ग्वानिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। ग्वानोटेलिक में कौन से आएंगे, एक तो बिच्छू और एक मकड़ी। ठीक है, कौन कौन से आते हैं दोस्तों, बिच्छू और मकड़ी कौन से हैं, ग्वानोटेलिक होते हैं। ठीक है जी, यहां तक उम्मीद है कि आपके यहां तक समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे टॉपिक को शुरू करते हैं आपके। अब आते हैं आपका स्पेशली पार्ट, किडनी। ठीक है, किडनी के बारे में स्पेशल पढ़ते हैं। किडनी को हम गुर्दा बोल देते हैं, वृक्क बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, किडनी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, सेल पाई जाती है, कौन सी, नेफ्रॉन। कौन सी, नेफ्रॉन पाई जाती है। नेफ्रॉन को गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी पेपर में आ चुका, गुर्दे की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन। ठीक है, और इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, अब नेफ्रोलॉजी। क्या कहेंगे, नेफ्रोलॉजी कहेंगे। ठीक है जी। अब जो किडनी होती है, गुर्दे जो होते हैं, इसका आकार देखिए कैसा होता है, सोयाबीन के जैसा होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कैसा होता है दोस्तों, ये सोयाबीन के आकार का होता है। ठीक है, और इसका वजन, गुर्दे का जो वजन होता है, एक गुर्दे के अंदर, एक किडनी के अंदर 170 ग्राम होता है। एक किडनी के अंदर कितना वजन होता है, 170 ग्राम। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी चौड़ाई इस प्रकार से होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लंबाई 10 से 12 और ये चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। वजन इसका जरूर याद रखें आप, क्या होता है, 170। अच्छा, ये जो कोशिका इसकी नेफ्रॉन है। ठीक है, उसके बाद काम क्या होता है, रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना। अगर आपको पूछे ना कि जो गुर्दे होते हैं किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो ये होगा आपका फिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि निस्पंदन। ठीक है, किसके सिद्धांत पर काम करेंगे दोस्तों, निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। ठीक है, रक्त को शुद्ध कर देना। उसके बाद सेकंड करते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, रक्त दाब को नियंत्रित करना। रक्त दाब को नियंत्रित करना, ये भी किसका काम होता है दोस्तों, गुर्दे का काम होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन आएगा दोस्तों, राइथ्रोपोइटिन। कौन सा है, राइथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां से, किडनी के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है, आरबीसी के उत्पादन को नियंत्रित करना। ठीक है, क्या करता है ये, आरबीसी के उत्पादन को नियंत्रित करता है राइथ्रोपोइटिन। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद अब देखिए इस प्रकार से होते हैं हमारे कुछ, जैसे कि ये हमारे गुर्दे होते हैं।
ठीक है जी, इस प्रकार से रक्त आता है इनमें, ठीक है। प्रॉपर पढ़ेंगे स्पेशल एक एक को, ठीक है। अभी एक रफली डायग्राम देखिए इसका। उसके बाद यहाँ से कुछ डक्ट नली निकलती है, ये डक्ट्स, ठीक है, और इनको बोलते हैं यूरेटर डक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों? यूरेटर डक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा क्या होता है? ब्लैडर। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर ब्लैडर, यानी कि यहाँ पर रक्त आया, ठीक है। रक्त से क्या होगा? कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा, ठीक है, छन के लिक्विड के रूप में, तो वो यहाँ से इसमें इकट्ठा हो जाएगा ब्लैडर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनल ब्लैडर, ठीक है, यूरिनल ब्लैडर, ठीक है जी। यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ये जो पार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पर इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा, ठीक है जी। तो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है वो, ठीक है। नेफ्रॉन से छनता है, इकट्ठा होता है ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के द्वारा बाहर हो जाता है, और नेफ्रॉन ये काम करती है छानने का, ठीक है जी। तो तीन चार चीजें होती हैं। उसके बाद आगे देखिए, नेफ्रॉन को उठाते हैं एक को, जैसे एक नेफ्रॉन है हमारे पास, उसके अंदर कैसी संरचना होती है, और एक जो हमारे किडनी होती है ना, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन होती है। एक नेफ्रॉन कैसी होती है दोस्तों? कुछ इस प्रकार से होती है, ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ। अब देखिए इसके अंदर क्या होती है? रक्त आएगा और इस साइड से रक्त निकल जाएगा, ठीक है, ब्लड आएगा और ब्लड निकल जाएगा। ब्लड में क्या होते हैं? NaCl होते हैं, आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, जो भी चीजें होती हैं वो इस साइड से आएंगी। और जो ये लेके आता है दोस्तों रक्त को, वो कौन होता है? रेनल आर्टरी, यानी कि रेनल नाम की एक धमनी होती है, ठीक है। और धमनी का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त लेके आना। ये रक्त लेके आएगी, बाद में ये छन के वापस इस साइड चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो इसके अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुल्स फिल्टर। जो लगे हैं ना इसके अंदर, ये ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुल्स फिल्टर, ठीक है जी। इसके अंदर उत्तक पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर स्केमस उत्तक होते हैं। कौन से? ये जो है ना इसके अंदर, कौन से उत्तक है? ये स्केमस उत्तक, ठीक है जी। अच्छा, जो ये इस प्रकार से कप टाइप बना है, तो ये होता है बोमेन कैप्सूल। क्या होता है दोस्तों? बोमेन कैप्सूल। एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो ये बोमेन कैप्सूल है ना, ये किस अंग का हिस्सा होता है? तो आपके पास जैसे किडनी कह सकते हो आप, अगर ऑप्शन में आए तो किडनी का हिस्सा कह सकते हो। दूसरा, अगर किडनी ना आए तो नेफ्रॉन आएगा दोस्तों आपके पास, ठीक है। क्या आएगा? नेफ्रॉन। तो ये किसका हिस्सा होता है बोमेन कैप्सूल? नेफ्रॉन का, ठीक है। अब इसकी कुछ डक्ट्स हैं, इस प्रकार से निकलेंगी, और यहाँ पे आपका यूरिन इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोबारा, यहां से लेके ये वाला, इसको बोलते हैं हैंडले का लूप, यानी कि हैंडलेस, कुछ लूप कह सकते हो, झूला बोल सकते हो, हैंडले का झूला, ठीक है, हैंडलेस लूप भी बोल सकते हो, ठीक है जी। तो अब जब आप नीचे आए, फिर आप ऊपर जाओगे। जब ऊपर जाओगे तो इसको बोलोगे PCT। जब नीचे आओगे इसको बोलेंगे DCT। PCT और DCT। उसके बाद एक चीज और, जो ये वाला पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है, इंक्रीजिंग। अच्छा, जब आप ऐसे आओगे, ये होता है अवरोही क्रम, ठीक है, डिक्रीजिंग में आगे आएगा, देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए, जो ये PCT होता है, ये क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये ट्यूब है दोस्तों, प्रॉक्सिमल यानी कि जो दूर होती है, ठीक है। और DCT में क्या आएगा? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो डिस्टल है दोस्तों वो पास में होती है, ठीक है, इस प्रकार से है। आगे देखिए, काम देखिए इनके। सबसे पहले आता है रेनल आर्टरी, यानी कि धमनी, गुर्दे की धमनी। विभिन्न अंगों से रक्त को लेकर ग्लोमेरुल्स फिल्टर में प्रवाहित करती है। कहां पर? ग्लोमेरुल्स फिल्टर में, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? स्केमस उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद PCT, ये क्या करती है? PCT अभी पढ़ा हमने, प्रोक्सिमल, ठीक है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो रक्त से क्या करती है? ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल का अवशोषण कर लेती है। रक्त से क्या करती है दोस्तों? ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण कौन करती है? PCT, ठीक है। और यूरिन में H+ आयन का स्त्रावण कर देती है, यानी कि यूरिन के अंदर H+ आयन कहां से आते हैं? PCT से ये रिलीज करती है। इसके अंदर PCT के दो भाग होते हैं दोस्तों, PCT के दो भाग, अभी बताया मैंने, एक होता है डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग, ठीक है। तो क्या चक्कर है इनका? जो डिसेंडिंग होते हैं दोस्तों,
ठीक है, अवरोही क्रम में जो होते हैं उनका काम होता है जल का पुनर्अवशोषण, दोबारा से मतलब रीअब्जॉर्व कर लेना वाटर को, ठीक है, उसका ये डिसेंडिंग लिम्स का काम होता है। असेंडिंग में क्या होता है, ये NaCl और आयंस का अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करेंगे, NaCl और आयंस का अवशोषण करते हैं ये, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका GFR, क्या आएगा, GFR यानी कि ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन रेट, क्या रहेगा, ग्लोमेरुल्स, ठीक है, फिल्ट्रेशन और रेट। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में कितना ब्लड, ठीक है, आपका छन जाता है, फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे जी 1 मिनट में होता है 125 ml, ठीक है, 1 मिनट में कितना खून, 125 ml। उसके बाद पूरे दिन के अंदर आपका 180 लीटर होता है। एक दिन में कितने लीटर ब्लड फिल्टर होता है दोस्तों, 180 लीटर, ऐसा आपको पूछ सकता है। या फिर 1 मिनट में कितना होता है, 125 ml होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, यूरिन के घटक, यानी कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो कुछ तो सामान्य होते हैं, नॉर्मल, कुछ असामान्य होते हैं। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि जल होता है, यूरिन के अंदर 95% क्या होता है, जल होता है, वाटर होता है। उसके बाद यूरिया कितना होता है, यूरिया होता है दोस्तों 2.6%। यूरिया कितना होगा, 2.6% यूरिया होता है। यूरिक एसिड कितना होता है, 0.4%, कितना होगा, 0.4% होता है, ठीक है। और क्रिएटिनिन होता है 2%। क्रिएटिनिन कितना होगा दोस्तों, 2% होता है, ठीक है जी। परंतु असामान्य स्थिति क्या है, ये बीमारी के लक्षण होते हैं असामान्य, अगर यूरिन के साथ ग्लूकोज निकले, ठीक है, हीमोग्लोबिन निकले, प्रोटीन, प्रोटीन के रूप में क्या, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ठीक है, अगर यूरिन के साथ एल्ब्यूमिन रिलीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये बीमारी के लक्षण है आपके, ठीक है। असामान्य घटक होंगे ये, ठीक है जी। सामान्य ये वाले होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जो निकलती है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कहता है कि यूरिन का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। अब देखिए हल्का पीला, पीले को क्या बोलते हैं, येलो, ठीक है। और किसके कारण होते हैं, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। तो येलो यानी कि यहीं से शुरू करो, यूरोक्रोम, ऐसे येलो, ऐसे यूरोक्रोम, ठीक है। तो पीला रंग क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण। और गंध किसके कारण आएगी दोस्तों, अमोनिया के कारण, ठीक है। गंध किसके कारण आती है, यूरिन से अमोनिया के कारण गंध आती है। और यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6, कितनी होगी, 6। वैसे तो 4 to 8, ठीक है, वेरी करती है। तो एवरेज निकालो कितनी आ जाएगी आपकी, 6। यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 6 आ जाएगी, ठीक है। यूरिन में पानी की मात्रा, यूरिन के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो कौन, एक हार्मोन होता है ADH, ठीक है। कौन सा हार्मोन, ये मतलब कंट्रोल करता है यूरिन के अंदर पानी की मात्रा, कौन कंट्रोल करेगा, ADH हार्मोन। ADH यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और इसी को हम एक और नाम देते हैं वैसोप्रिल। क्या नाम देंगे दोस्तों, वैसोप्रिल हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूरिन में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ADH कम निकले तो उसको कहेंगे हम निर्जलीकरण, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ठीक है। और अगर ये ज्यादा मात्रा में निकले तो उससे क्या होता है, हाई बीपी, क्या हो जाता है, हाई बीपी, यानी कि रक्त दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है जी। वैसोप्रिल के कारण होता है ये। उसके बाद अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी, यूरिन के द्वारा कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, विटामिन बी। यूरिन के द्वारा कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, विटामिन बी होता है, ठीक है। गुर्दे की पथरी क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्या होगी, कैल्शियम ऑक्सलेट होती है गुर्दे की पथरी, ठीक है। अच्छा, जो एक पित्त की थैली होती है, गोल ब्लैडर होता है जो हमारा, उसके अंदर एक पथरी हो जाती है दोस्तों, स्टोन हो जाती है। तो अगर आपको पूछे कि पित्त की थैली के अंदर जो पथरी होती है, जो स्टोन होती है, वो किसकी बनी होती है, तो वो होती है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की। किसकी बनी होगी, कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। किसकी बनी होगी, ये कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद गुर्दे खराब होने पर जो निस्पंदन होता है, यानी कि फिल्ट्रेशन होती है, वो आपको कृत्रिम रूप से करनी पड़ेगी। और जब कृत्रिम रूप से फिल्टर होता है तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलेंगे दोस्तों, डायलिसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायलिसिस, ठीक है। अच्छा, डायलिसिस में विसरण यानी कि डिफ्यूजन और प्रासरण विधि के द्वारा रक्त शुद्ध होता है। कौन सी विधि के द्वारा, विसरण और प्रासरण, ठीक है। किसके द्वारा होता है डायलिसिस में, विसरण और प्रासरण विधि के द्वारा रक्त शुद्ध होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यूरिक अम्ल की अधिकता, अगर यूरिक एसिड ज्यादा होता है, यूरिक एसिड
अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए शरीर के अंदर, ठीक है, तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों? गठिया रोग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गठिया रोग हो जाता है जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाए। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और अच्छे टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करें, आपके एग्जाम में इसमें से एक आध क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, आप टारगेट लगा के चलिए कि अगर साइंस के 15 क्वेश्चन है तो आप 15 के 15 करके आओगे वहां पर। ठीक है, जीके के देखो कभी कवर नहीं होते, परंतु साइंस के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो, मैथ और साइंस। ठीक है, तो दोनों को बहुत अच्छे से कवर करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।